आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट में न्यूमेरिकल्स करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के जो टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करना, वहाँ एन एल एम एस के वैल्यूज फाइंड आउट करना, किसी एटम के लिए उसके मौलिक कणों की संख्या ज्ञात करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एसेट्रा। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आज बच्चों यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है कि 3D8 कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है। 3D8 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए NLMS के वैल्यूज होते हैं। बच्चों कई बार आपको हो सकता है लैंग्वेज में ये वर्ड मिसिंग हो, अंतिम, और कहता है 3D8 के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो भी आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कैलकुलेशन हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ही शो करनी है। तो आइए इसे फाइंड आउट करें। 3D8 बच्चों डिस्कस किया था हम लोगों ने n फाइंड आउट करने के लिए कि ऑर्बिटल्स के फ्रंट में लिखी गई डिजिट उसका n बताती है। सो n = 3 हो जाएगा। और जब क्वेश्चन में n गिवन नहीं होता है देन आप L का वैल्यू मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल फाइंड आउट कर लेते हैं। और यहाँ हम देख पाते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड है d ऑर्बिटल में और वैल्यू है 0 फॉर s, 1 फॉर p, 2 फॉर d, 3 फॉर f। सो d के लिए L का वैल्यू 2 होगा एंड m के जो वैल्यूज हैं वो L पर डिपेंड है। चूंकि ऑर्बिटल d है इसलिए इसके क्लासेस 5 होंगे, मीन्स रेक्टेंगल्स 5 होंगे। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 और यहाँ वैल्यूज पुटअप करें। सो -2, -1, 0, +1 और +2। ये तो बॉक्सेस वैल्यूज दिए हमने और इलेक्ट्रॉन है टोटल 8 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे बाय द बेसिस ऑफ हुम्स लॉ। देन पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। देन 5 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए और 3 इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम देख पाते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में है जहां पर m का वैल्यू 0 है। देन फाइनली m = 0 होगा और s और स्पिन क्वांटम नंबर कंपेयर करते हैं जब m के वैल्यू से, तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है देन इवेल्युएट करते हैं +1/2 में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन देन इसे -1/2 में लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इसको देख करके s की वैल्यू हो जाएगी -1/2। बच्चों ये चारों क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज आ गए यहाँ से। n3 है, l2 हो गया, m0 है और s -1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से टू यू 4 सेट्स अवेलेबल हैं यहाँ क्वांटम वैल्यूज के, और कह रहा कौन सा सेट है जो पॉसिबल है और कौन सा है सेट जो पॉसिबल नहीं है। तो इवेल्युएट करें n, l, m और s से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, एजीमुथल गिवन है, मैग्नेटिक गिवन है एंड स्पिन क्वांटम नंबर गिवन है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू टेबल से मिला होगा। तो यहाँ पर अगर टेबल ड्रॉ करते हैं तो वैल्यूज मिल जाते हैं फॉर s, p, d एंड f। s के लिए 1, p का 2, s का 0, p का 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये वैल्यूज हैं ऑर्बिटल्स के। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें यहाँ तो n का वैल्यू 3 है, फ्रंट में लिखी गई डिजिट एज इट इज 3 होगी, और l का वैल्यू 2 किसके लिए है? सो 2 अवेलेबल है d के लिए। तो ये ऑर्बिटल क्लियर हुआ है यहाँ से 3D। देन जब d मिल रहा है तो इसके लिए क्लासेस हम लोग 5 ड्रॉ करते हैं।
1 2 3 4 एंड 5 और वैल्यू क्या है -2 यानी जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो -2 बॉक्स में जाएगा। तो अगर L का वैल्यू 2 है तो स्टार्ट करेंगे -2 -1 0 +1 एंड +2 तक और इलेक्ट्रॉन एंटर्ड है उसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तब S का वैल्यू है प्लस का 1/2। इसका मतलब है इस बॉक्स में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, इसलिए m का वैल्यू -2 होगा और S का वैल्यू प्लस का 1/2 होगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 3d1। बच्चों फाइनली हमें यहाँ से मिलता है 3d1 और हम चाहें तो जज कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस एलिमेंट के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, बिकॉज 3d1 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट ऑर्बिटल। चलिए चेक कर लेते हैं, 3d1 तक चले जाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। तो इस तरह से हम लोग लास्ट में 3d1 तक जाएंगे बिकॉज हमारा जो वैल्यू है वो 3d1 के लिए मिलता है। सो दिस सेट इज पॉसिबल। बच्चों पहला सेट आंसर मिला कि ये तो पॉसिबल है, मींस संभव है इस तरह के क्वांटम नंबर्स। अब चलते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 4 है बच्चों, n = 4 एंड l = 0, देन m = 0 एंड s = प्लस का 1/2। ये वैल्यूज गिवन है आपके सेकंड पार्ट में। चलिए ड्रॉ करें इसके लिए कंडीशन। सो 4 और L का वैल्यू 0 होगा टेबल में S के लिए, इसलिए 4s ऑर्बिटल मिला। अब L 0 तो m 0 और अगर s ऑर्बिटल है देन उसके लिए केवल एक रेक्टेंगल शो करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखेंगे प्लस का 1/2 है, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन। सो m का वैल्यू 0 बिकॉज L 0 तो m 0 और s का वैल्यू प्लस का 1/2 बिकॉज डायरेक्शन है इसका क्लॉकवाइज। तो इस यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है और इसका मतलब फाइनल आंसर होगा 4s1। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा जो कि पॉसिबल है। तो बच्चों सेकेंड सेट भी पॉसिबल है। नाउ थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं गिवन वैल्यूज के आधार पर। यहाँ n का वैल्यू 3 है, L 2 है और m माइनस का 3 है और s प्लस का 1/2। बच्चों n का वैल्यू 3 और L d के लिए 2 है, इसलिए ऑर्बिटल मिला d, तो 3d। अब चले m पर, तो हमें मालूम है कि जब d का वैल्यू 2 है और d ऑर्बिटल्स मिल रहा है तो इसको 5 रेक्टेंगल्स में क्लासिफाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इवेल्युएट करेंगे L की वैल्यू से जो कि -L से +L विद 0 इस फॉर्मूले को बिलोंग करती है। तो इनके वैल्यूज मिले -2 -1 0 +1 और +2, जबकि यहाँ आंसर में m का वैल्यू दिया -3। तो हम देख पाते हैं यहाँ तो कोई वैल्यू मैच कर ही नहीं रही है और ये पॉसिबल भी नहीं होगी क्योंकि -3 तब होता, -3 से स्टार्ट तब कर सकते थे जब L का वैल्यू 3 गिवन होता, बिकॉज फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने -L2 + L और विथ 0। और जब ये फार्मूला पुट करते हैं तो m की कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं करती है। तो इसलिए बच्चों जो तीसरा सेट दिया है क्वांटम नंबर्स का ये पॉसिबल नहीं होगा। नाउ फॉर लास्ट पार्ट, n वैल्यू इज 5, L = 3, m = 0 एंड s = -1/2। बच्चों n 5 है, करेक्ट। L का वैल्यू 3 है तो f के लिए मिलेगा 5f ऑर्बिटल आया। m का वैल्यू 0 है, हमने पढ़ा था कि f का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, तो 14 से जस्ट हाफ रेक्टेंगल्स होंगे 7, 1 2 3
4, 5, 6 and 7 वैल्यूज पुटअप करें L को देख करके, तो -L2 + L विद 0 मींस -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 ये वैल्यूज आएंगे। और अभी इसके बाद इवैल्यूएट करें S का, माइनस का 1/2 है। बच्चों M को देख लें, M का वैल्यू 0 है, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका इस बॉक्स में एंटर्ड करना चाहिए, 0 बॉक्स में। और माइनस का 1/2 है, इसका मतलब जो डायरेक्शन है उस इलेक्ट्रॉन का वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। चलिए फिलअप कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज 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 एंड 7 इलेक्ट्रॉन तो हो गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 8, 9, 10 और 11th वाला इलेक्ट्रॉन फाइनली इंटर्ड करेगा यहाँ 0 वाले बॉक्स में। तो इस तरह से इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों हो जाएंगे 11। तो ये आंसर मिलेगा 5F11 के लिए, और जो कि पॉसिबल है। तो लास्ट वाला सेट भी पॉसिबल है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ कि जो थर्ड वाला सेट है क्वांटम वैल्यूज का, ये किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज M का वैल्यू L से मैच नहीं करता है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, और ये डिफरेंट क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ सबस्टेंस के लिए, एटम के लिए हम 2 स्टेट जान पाते हैं कि ग्राउंड स्टेट क्या है और उसकी एक्साइटिंग स्टेट क्या है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था, जिसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, में आयन ऊर्जा, इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, IE से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित फोटॉन्स की ऊर्जा क्या होगी जब यह आद्य अवस्था में लौटता है, मीन्स ग्राउंड स्टेट में लौटता है। सो इस ग्राउंड स्टेट में परमाणु की ऊर्जा क्या होगी, और इसके लिए इवैल्यूएशन कर लेते हैं। इफ आयनाइजेशन एंथैल्पी IE of hydrogen atom is plus 0.85 electron volt at excited state. What is the energy of photons? What is the energy of photons when it becomes ground state? बच्चों ग्राउंड स्टेट में जो एटम की एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ गिवन है और हमें कैसे इसे फाइंड आउट करना है। एक्साइटिंग स्टेट में एटम की आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, और स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम और स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैल्यू गिवन है प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों इस समय जब ये वैल्यू गिवन है तो ये इसकी स्टेट है एक्साइटिंग स्टेट। एक्साइटिंग स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, और दिया है ग्राउंड स्टेट में एटम की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एटम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि ग्राउंड स्टेट में फोटॉन्स की एनर्जी स्टैंडर्ड क्या होगी। उत्सर्जित फोटॉन्स की ऊर्जा इक्वल्स टू हाउ मच, और ये फोटॉन की जो एनर्जी है ये ग्राउंड स्टेट के लिए होगी। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एट ग्राउंड स्टेट। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ
एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स एट ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ photons at ground state equals to ionization energy of hydrogen atom minus energy of atom at ground state। ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, और इस आधार पर यहां से फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ग्राउंड स्टेट में फोटॉन्स की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए उसकी आयनन ऊर्जा में से ग्राउंड स्टेट में जो एटम की एनर्जी है उसको माइनस कर देंगे। सो ये वैल्यू गिवन है, प्लस का 0.85 प्लस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस करेंगे माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज दी है और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, देन ये एनर्जी स्टैंडर्ड मिलेगा 14.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इस फोटॉन की एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम इन दोनों स्टेट, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटिंग स्टेट की एनर्जी से, उसकी हेल्प से फोटॉन की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों इन दोनों स्टेट को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लें और कॉन्फ़िगरेशन करने सबसे पहले क्रोमियम के केस में देख लें। हालांकि कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, बट ये स्टेट नॉमिनेट नहीं किए थे वहां मैंने, और अभी यहाँ क्लियर कर देते हैं। अगर यहाँ क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन करें जनरली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, तो ये ग्राउंड स्टेट में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट इसको करेक्ट नहीं मानते ऐसा हम लोगों ने किया था, बिकॉज एक्सेप्शन केस है ये अंडर 30 एलिमेंट्स में। लास्ट का जो 4s का इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ये वाली स्टेट इसकी ग्राउंड स्टेट है, और लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ फिगर में इसको दिखाएं रेक्टेंगल्स में, तो 4s s का कोई भी ऑर्बिटल हो, एक रेक्टेंगल होगा, ये इलेक्ट्रॉन एंटर्ड है इसमें 4s में 2, और 3d के लिए रेक्टेंगल्स का नंबर होगा 5, सो 1 2 3 4 एंड 5, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ 4, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करें सो क्लॉकवाइज 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 और क्लॉकवाइज, ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है। अब जब एक्साइटिंग स्टेट शो करते हैं तो ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में d में एंटर्ड कर जाता है, और जब d में एंटर्ड करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट वाले रेक्टेंगल, और फिर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे एक्साइटिंग स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से एंटर्ड होंगे। 4s का एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा तो यहाँ केवल 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और देन 1 2 3 4 एंड 5, और इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इतना है क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, तो ये 3d में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बच्चों ऐसी स्टेट को हम एक्साइटिंग स्टेट कहते हैं। देन राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1। तो बच्चों अगर हम एक्साइटिंग स्टेट को यहाँ सॉल्व करें तो ये फाइनली 4s1 और 3d5 मिलेगा, इसलिए वहां करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन किया था 4s1 और 3d5। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसकी एक्साइटिंग स्टेट का होगा, और जबकि ऊपर वाला इसकी ग्राउंड स्टेट का होगा, इसलिए ये दो स्टेट यहाँ इस क्वेश्चन में शो। तो सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। किसी एलिमेंट के एटम में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि इसके न्यूक्लियस में 14 न्यूट्रॉन हो
तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए और इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। तो इस क्वेश्चन के इनिशियल 3 पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स 13 हैं, न्यूट्रॉन्स 14 हैं और फाइंड आउट करना है हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है। इन एन एटम 13 इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड एंड इन न्यूक्लियस 14 न्यूट्रॉन्स आर अवेलेबल। सो फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड आल्सो राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले जो मौलिक कण दिए हैं, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, तो इनकी वैल्यू को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं 13 और न्यूट्रॉन्स हैं 14 और फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ Z और वैल्यू ऑफ A, बिकॉज Z मीन्स एटॉमिक नंबर and A means atomic mass या mass number भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग Z का वैल्यू फाइंड आउट करें प्रोटॉन से रिलेटेड फार्मूले से। Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, ये रिलेटिव फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ Z के बराबर है। तो अगर इसी फार्मूले का रिलेशन ऐसे व्यक्त करें सो E इक्वल्स टू P इक्वल्स टू Z, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको गिवन है क्वेश्चंस में, इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन 13 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 हो जाएंगे और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है तो इसका Z वैल्यू भी 13 हो जाएगा। यहां से आपको ये कैलकुलेशन मिली Z के लिए। सो Z इक्वल्स टू 13 आंसर हुआ फर्स्ट। और देन A के लिए फार्मूला यूज करेंगे A इक्वल्स टू P प्लस N। किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस का जो टोटल नंबर है अगर उसे ऐड कर दें तो मास नंबर फाइंड आउट हो सकता है। तो P प्लस N। अब प्रोटॉन का नंबर भी 13 मिला है और न्यूट्रॉन का नंबर क्वेश्चन में गिवन है 14। ये वैल्यू पुटअप कर लें और देन इसको ऐड कर दें। सो A प्लस टू 27। बच्चों ये हुआ आपका सेकेंड आंसर जो पूछ रहा था कि एटॉमिक मास कैलकुलेट कीजिए 27। अब हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को अगर चाहें, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस में सबमिट करता है कि आइडेंटिफाई द गिवन एलिमेंट्स, कौन सा है एलिमेंट जिसके लिए ये Z वैल्यू फॉलोड है। सो 13 कॉन्फ़िगरेशन बच्चों मिलेगा किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो अगर एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करें तो ये एलिमेंट 13 होगा Al फॉर एल्यूमिनियम और इस एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर किया जाए सो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1, ये कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। नंबर टोटल कर लें इलेक्ट्रॉन्स के 2 to 4 4 6 10 10 और 2 12 एंड 1 13। और इसी तरह से अगर KLMN में कॉन्फ़िगरेट करते हैं तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी। सो M में 3 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से बच्चों ऐसे गिवन क्वेश्चंस में हम लोग Z इवेल्युएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं और Z वैल्यू के आधार पर आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि एलिमेंट कौन सा है, किस तत्व के लिए ये वैल्यूज दिए हुए हैं और फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं।